अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, आदाब। एक और नया दिन, नई सुबह, नई तारीख और प्रोग्राम का एक और नया शुमारा लेकर हम मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर। अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जे&के देख रहे हैं आप, जो आप तक पहुंचता है हर दिन हर सुबह 8 से लेकर 9 बजे तक डीडी कौशल के जरिए से। रोज की तरह हमारी यही उम्मीद और आरज़ू कि आप सब बखैर और आफियत होंगे, बसेहत और सलामत होंगे, खुश और खुरम होंगे, जहां कहीं भी होंगे आबाद होंगे। वैसे इतनी सुबह ठंड में जल्दी जाग जाना और फिर प्रोग्राम देखना और देखते देखते कमेंट भी करना, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग लाइव चैट के जरिए से प्यार और मोहब्बत से हमें नवाजते रहना। नाज़रीन मोहतरम, यकीनन दिल तो नहीं करता ना कि इतनी सवेरे हम सब जाग जाएं, लेकिन हम यकीन माने हमें इस बात का एहसास है और जिस तरह से आप अपनी आराह व तजवीज़ हम तक पहुंचाते हैं, कभी ऐसा भी रहता है कि हमारे जो गेस्ट प्रोग्राम में तशरीफ फरमा होते हैं उनसे जो बातचीत का सिलसिला है वो तवील चलता है, तो हम प्रोग्राम में आप दोस्तों के नाम, कुछ दोस्तों के नाम कमेंट जो है उनके शामिल नहीं कर पाते, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि उन तमाम दोस्तों के नाम हम प्रोग्राम में शामिल करें जो बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ हमें कमेंट्स करते रहते हैं। आज भी ये कोशिश हमारी जारी रहेगी, लेकिन उसके लिए आपको भी हमारा साथ बराबर 9 बजे तक देते रहना होगा। खैर नाज़रीन मोहतरम, सलाम दुआ ये गो प्रोग्राम किस आगाज़स मज ती अत सत प्रोग्रामस मज तह कह तिथ रच कथ शेयर करान योस यकीनन सारनी हिंद बाबत फायदेमंद साबित सपदे। नाज़रीन मोहतरम, अस सारनी पज पन्निस पानस अख ये सवाल करुन, अस सारनी पज पन्निस पानस साम हुन कि सोन तौर तरीक, सोन वथुन बिहुन, सोन वर्ताव, सोन कथ बात करनुक तरीक यह मा त्युथ आसान यम सित बाकियन जख वाति, यम सित कंस तकलीफ आसि वातान या कंस जानित मानित या बेजान पठी अस मा कंस हुंद हक मारान, तिक्याज कि यम तिम फरइज यम अस सारनी हिंद अख अकिस पेठ यम जन सारी अख अकिस दारो यमन हुकूकुल इबाद वनान। अक फिर आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबार अंदर पन्न साहब सोबन सवाल करान कि म्यानो साहबो मे वनतो म्यान उम्मती मंज कुस शख्स छु सो युस जन मुफलिस छु, युस जन गरीब छु। यम जन तमाम असहाब तिम बोजान तिम वै दर जवाब कि तिम हसा छु मुफलिस, तिम छु गरीब यमन जन दिनार दिरहम आसन या यमन निश मालो जायदाद आसन। तो फरमावान जनाब आकाए नामदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ना सु शख्स मुफलिस यमिस न दिनार यमिस न दिरहम आसन यमिस न मालो जायदाद आस ना, बल्कि सु शख्स मुफलिस कि रोज़े क़यामत के दो यम सात तमिस नेक आमालन हुंद अंबार आसन, नमाज आसन, रोजा आसन, ज़कात आसन, हज आसन कोरमुत, मगर पता आसस पन्नी जाय वमीज कि अल्लाह ताला दी में यमो नेक आमालन हिंद बरकत त्राय में सु जनतस। तो यकीनन अल्लाह ताला कर यमन पन्न मामलातन हुंद हिसाब ति वन यम सात अमिस शख्स सिंद कदम जनतस कुन हेन बड़ युथि सो जनतस कुन आसि पकान पत्किन यख आवाज आसि कि या अल्लाह यह छुना सुई शख्स यम दुनियाहस अंदर गबतस करमच मियन, या अल्लाह यह छुना सुई शख्स यम दुनियाहस अंदर मियोन हक मोर, यह सुई शख्स यम म्याने बापत गलत अल्फाज इस्तेमाल करमत वनान अम पद अल्लाह ताला हुकुम कि यम जन अमिस शख्स सिंद नेक आमाल यम हसा यमन सारनी सैलन मंज तकसीम करना, यम दियो सा यमन सारनी सैलन यमो जन यह सवाल थो ब्रोह कुन कि अम हसा उस दुनिया मज सोन हक मोरमुत। तो पत तिमन शख्सन हिंद यम जन गुना तिम अमिस शख्सस कुन दिन यमिस जन वनुक ताम पूर सवाबन हुंद अंबार जमा गोमुत। फरमावा आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यह छु म्यान उम्मती हुंद मुफलिस, यह छु म्यान उम्मती हुंद गरीब। अल्लाह ताला दीन अस सारनी यमन कथन पेट बोजन खोत ज्यादा अमल करनिश तौफीक, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, यह कथ अव मौके सुबह सुबह प्रोग्रामस मज वातनावान ताकि सुबह सुबह सोन जहन फ्रेश आसान, तो यम सात कह यिस कथ बोजान जरूर जिंदगी मज कुन नत कुन जाय अप्लाई जरूर करान। खैर आज जनवरी रेत 1 तारीख तो दोह बोमवार हुंद, तो प्रोग्रामस मज शर्फी मेजबानी हासिल बह रोज तुहज मेजबान बराबर 9 बजन तम तुहद साथ दिवान इकरा आखुन तो मे सत रोजन शरीक मेजबान ताबिश भट्ट। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
بالکل ٹھیک ہوں اور بالکل بجا فرمایا آپ نے، اور شکریہ آپ کا پروگرام کا آغاز ایسی مفید باتوں سے کرنے کے لیے. جی السلام علیکم ناظرین، آداب اور استقبال ہے آپ کا گڈ مارننگ جین کے میں. گڈ مارننگ جین کے کا ایک اور شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں. دعا اور امید ہر صبح کی طرح یہی کہ آپ سبھی ناظرین جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اپنی صحت کا آپ خیال رکھ رہے ہوں گے. ناظرین چونکہ اقرا حقوق العباد کے حوالے سے بات کر رہی تھی، اور ہر انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے جب اس کے معاملہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہو، اور خاص طور پر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ معاملات کرے تو اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اس میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کیونکہ یہ ایک ایسی خطا ہے جس کی تلافی شاید ہی ممکن ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی حق تلفی سے بچائے اور جو حقوق العباد ہے اس سے ہمیں بالکل باخبر کرے. آمین یا رب العالمین. ناظرین موجودہ صورتحال پر اگر نظر ڈالیں تو کووڈ-19 کی جو تیسری لہر ہے، جو تھرڈ ویو ہے، اس میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے، اور اسی ضمن میں اس کی سیویریٹی کم کرنے کے لیے کل یعنی 10 جنوری سے پورے ملک میں پریکاشنری ڈوز کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو گیا. اور مرکزی وزارت صحت کے مطابق یہ جو پریکاشنری ڈوز ہے اس کے لیے کون ایلیجبل ہے؟ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہے، فرنٹ لائن ورکرز ہے وہ تو ہے ہی، اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جن کی عمر 60 سال سے زائد ہے اور خدا نخواستہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، انہیں اس پریکاشنری ڈوز کی لینے کی صلاح دی گئی ہے. بہرحال ہم یہی درخواست کرتے ہیں کہ جتنے بھی بزرگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں اور خدا نخواستہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، وہ ڈاکٹر سے صلاح لینے کے بعد اس ویکسین کو ضرور لے تاکہ اس وبا سے ہم سب بچ سکیں. ناظرین پروگرام کا آغاز ہم آپ تک موسم اور شہراؤں کے حوالے سے جو ضروری معلومات ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق آج مطلب بالکل صاف رہے گا، اور درجہ حرارت کی اگر بات کریں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا. رات کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کافی کم ہو گیا ہے. اور اقرا میں اگر آپ کو اپنا تجربہ بتاؤں کہ آج جب میں اسٹوڈیو کی طرف آیا تو سڑک پر کافی پھسلن تھی، تو آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ گاڑی چلائیں یا آپ میں سے کوئی بزرگ ہے جو اس وقت سڑک پر چل رہے ہیں تو ذرا خاص خیال رکھے چلنے کا. اور جموں کی اگر بات کریں تو جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 ڈگری سیلسیس، جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. شاہراہوں کا حال کچھ اس طرح سے ہے، ذرا غور سے سنیے گا. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج چھوٹی گاڑیوں کو صرف سری نگر سے جموں کی طرف جانے کی اجازت ہوگی، اور ایسی گاڑیوں کو 9 بجے سے دوپہر 1 بجے سے پہلے قاضی گنڈ کراس کرنا پڑے گا. اور اگر بات کریں مال بردار گاڑیوں کی تو صرف انہی گاڑیوں کو ادھم پور سے سری نگر کی طرف جانے کی اجازت ہوگی جو درماندہ ہے. اور اگر بات کریں باقی شہراؤں کی، سنتھن روڈ کی، SSG روڈ کی یا مغل روڈ کی، یہ سبھی جو روڈ ہے، جو سبھی سڑکیں ہیں فی الحال برف باری کے لیے ٹریفک کے لیے ملتوی کی گئی ہے. آپ سے درخواست ہے کہ آپ مزید معلومات کے لیے ٹریفک کنٹرول یونٹ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول یونٹ کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن سکرینز پر دستیاب ہے. اور ہر صبح آپ کو انتظار رہتا ہے ایک نغمے کا، اور آج ہم نے ایک لوک نغمے کا انتخاب کیا ہے غلام رسول میر اور ساتھیوں کی آواز میں. یہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس نغمے سے.
ون وسنووناس أم مدن وارن چھس پیاران سو اس کیا گوس وجہ نس اماران چھس پیاران سو أم ازلان زو راواران أم ازلان زو راواران آي أم ازلان زو راواران أم ازلان زو راواران کیا وانی ازال کے سانتھیے وانی ازال کے سانتھیے آي وانی ازال کے سانتھیے وانی ازال کے سانتھیے سوائی کیا میں لکھ نام لائن نین سپاران کیا میں لکھ نام لائن نین سپاران کیا میں لکھ نام لائن نین سپاران اس کیا گوس وجہ نس اماران وسنو ناس أم مدن واران پش پشیوش چھس خاران پش پشیوش چھس خاران پش پشیوش چھس خاران پش پشیوش چھس خاران انی رنگوم سرا وان کیے 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 کیا نال و نام کال کیا ہمارا نال و نام کال کیا ہمارا نال و نام کال کیا ہمارا کاریے بس کیا گوس وجہ نس امارا وسنو ناس أم مدن واران زیاد نور چھوئی نب چند تاران زیاد نور چھوئی نب چند تاران آئی زیاد نور چھوئی نب چند تاران زیاد نور چھوئی نب چند تاران نور ظہور آش کان تھیے نور ظہور آش نور ظہور آش کان تھیے نور ظہور آش کیا رب چھ روزی شبی بیداران چھس پیاران رب چھ روزی شبی بیداران جی استقبال ہے آپ کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ جے این کے میں. گڈ مارننگ جے این کے آپ دوردرشن کی کشر چینل سے براہ راست دیکھ رہے ہیں اور ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ آپ ہم سے اب یوٹیوب کے ذریعے سے بھی جڑ سکتے ہیں. آپ کا جو لائیو چیٹ کا آپشن ہے اس کے ذریعے آپ کمنٹس کر سکتے ہیں پروگرام کی امپرومنٹ کے حوالے سے. اگر آپ مہمان سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. اور مہمان کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلے آج کے ہمارے جو مہمان ہیں یہ لکھنے کا شوق تو رکھتی ہیں لیکن شاعرہ نہیں ہے, اور اگر ان کی تعلیم پر نظر ڈالیں تو ان کی جو تعلیم ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کی شوق کے ساتھ منسلک ہے. بلکہ پروگرام برونہل بہ یمن ست اکھ کتھ اوسس کران یمو دوپ شعرس تو ادیبس اکھ یہی فرق کہ ادیب چھُ آسان پوٚرمُت لیوٗکھمُت مگر شاعر ہیٚکہِ ان پڑھ تہِ ٲسِتھ. بہرحال اس کھوج کو ہم آگے جاری رکھیں گے. آپ کو ضرور ملائیں گے آج کے مہمان سے, لیکن اس سے پہلے یہ تجارتی وقفہ. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے این کے.
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت جموں کشمیر کا ہر دل عزیز شکتی سریا جو صرف بلیٹس کے ذریعے ہی تیار ہوتا ہے شکتی سریا مارک آف کوالٹی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ مارننگ شو گڈ مارننگ جین کے. اور ناظرین محترم یقیناً اب آپ کو انتظار ہوگا کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان کون تشریف فرما ہے. تابش نے اس تعلق سے ہمیں ایک ہنٹ تو دی, ضرور ان سے آپ کی ملاقات کرائیں گے ہم ابھی. جب ہم افسانہ نگاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یہ ایک ایسا, یہ جانر جو ہے یہ ادب کا ایک اہم جز ہے. اور یوں کہا جاتا ہے کہ یہ جو افسانہ نگاری ہے, مختصر افسانہ دراصل مغرب کی پیداوار ہے, اور پھر وہاں پنپنے کے بعد یہ برصغیر میں درآمد کی گئی. اس کے بعد افسانہ لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں بھی اردو زبان میں شروع ہوا. بڑے ادبا کا یہ کہنا ہے کہ فنی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو منشی پریم چند جی ایک ایسے شخص ہے, ایک ایسے قلم کار ہے جو بڑے افسانہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں. اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ افسانہ نگار دراصل پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند جی ہی ہے. ان کی آپ نے سنی ہوگی نا وہ منشی پریم چند کی کہانیاں, چھوٹی چھوٹی کہانیاں, ان کے چھوٹے چھوٹے افسانے. اور اگر اسی کانٹیکسٹ میں ناظرین محترم ہم جموں کشمیر کی بات کریں, جموں کشمیر میں ہم افسانہ نگاری کے حوالے سے منظر دیکھیں تو اس میں کوئی قلت نہیں پائی جاتی. ہم اس افسانہ نگاری میں پیچھے نہیں ہیں. یہاں کئی ایسے قلم کار جو نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر پڑھے گئے, سراہے گئے. کچھ ایسے چند نام, پریم ناتھ پردیسی صاحب, پروفیسر حامدی کشمیری, شبنم قیوم, پروفیسر زما آزردہ, یہ ایسے چند نام ہیں جنہوں نے اس فن میں کافی کچھ کنٹریبیوٹ کیا. لیکن پھر جب ہم افسانہ نگاری میں جموں کشمیر میں بالخصوص نسوانی آواز کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یوں کہا جاتا ہے کہ باقی ریاستوں کے, باقی علاقوں کے مد مقابل جو خواتین ہیں جموں کشمیر میں اس میں پیچھے ہے, اس فن میں پیچھے, اس فن کو برتنے میں پیچھے ہے. لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی نمائندہ حیثیت کے طور پر نمائندہ آواز, ایک ایسی پروگرام میں شخصیت تشریف فرما ہے جو اس سارے نوشن کو ڈیفائی کرتی ہیں, اور ایسی نسوانی آواز جن کے افسانے نہ صرف یوٹی لیول پہ بلکہ ناظرین محترم قومی سطح پر کافی سراہے گئے, انہیں کافی سنا گیا. ریڈیو پر بھی آپ نے ان کے کئی ایسے افسانے سنے ہوں گے, لیکن شاید آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہوگی. آج کے اس پروگرام میں ہماری یہی کوشش کہ آج ہم آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے ان کی ملاقات کرائیں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ڈاکٹر رافیہ ولی, شارٹ سٹوری رائٹر. آپ کا بہت بہت استقبال, بہت شکریہ ہماری دعوت قبول کرنے کے لیے. ہمیں بڑا اشتیاق تھا کہ ہم آپ سے ملاقات کریں, اور الحمدللہ جو کہ آپ ایسی ایک افسانہ نگار ہے جنہیں نہ صرف یوٹی لیول پہ, جس طرح سے میں بھی عرض کر رہی تھی, بلکہ قومی سطح پر بھی کافی سراہا گیا. آپ کے افسانے پڑھے جاتے ہیں, سنے جاتے ہیں ریڈیو کے ذریعے سے ہی. اس تعلق سے ہم ضرور آپ سے جانیں گے کہ اس اور رغبت کیسے ہوئی. لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ رافیہ ولی, جو آج ڈاکٹر رافیہ ولی ہے, زندگی کی سفر کی شروعات کیسے ہوئی, کہاں پیدا ہوئی, اور تعلیم و تربیت کا کیا معاملہ رہا؟ سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بے حد شکریہ کہ اس ٹھنڈے وقت میں ایک افسانہ نگار سے آپ بات کریں جو یقیناً خشک ہے, لیکن میں اس کو ضرور خشک تر تو نہیں کروں گی, لیکن آپ کے لیے اس کو میں انشاءاللہ تر و تازہ ہی بنانے کی کوشش کروں گی. تو سب سے پہلے تو یہ کہوں کہ ایک جو میری پیدائش ہے سوپور سے 5 کلومیٹر دور کرنکشو نامی ایک گاؤں ہے جہاں میں پیدا ہوئی ہوں. 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں, اور چونکہ گھر میں لڑکوں کا ایک ماحول تھا تو وہاں یہ کہ میرے ساتھ میری کوئی بہن نہیں تھی کھیلنے کے لیے جس کے ساتھ میں اپنے دکھ سکھ بانٹ سکوں. تو بہت جلد میرے ہاتھ میں وہ قلم کاغذ آ گیا تھا کہ جو ایک بہن کی کمی پوری کر سکے. شروعاتی میں یہ کہوں کہ شروعاتی دور میں تو عام بچوں کی طرح میں بھی بہت زیادہ حساس تھی, کھیلنے کودنے میں زیادہ مصروف رہتی تھی. لیکن گھر میں چونکہ 5 بھائی تھے, سب کے الگ الگ مزاج تھے, سب کے الگ الگ رکھ رکھاؤ تھے. میرے ساتھ سب کا معاملہ یہ رہا کہ ایک تو لاڑ زیادہ ملا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے معاملے میں بڑے چوکس رہے 5.
जहाँ एक मेरे बड़े भाई मोहम्मद मकबूल वो पढ़ने लिखने पर बहुत तवज्जो देते थे, मुझे बुलाते थे कि ज़रा इसको पढ़ लो, ये कागज़ है यहाँ पर, ये अखबार की सुर्खी है, ज़रा ये पढ़ के सुनाओ। वो सुनाते थे। फिर उसके बाद मेरे दूसरे भाई खिज़र मोहम्मद, उनको वो मजहब परस्त ज़्यादा थे, तो वो पकड़ के लाते थे, नमाज पढ़ लो। हाँ, वक्त हो गया, नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ लो। फिर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिनका मेरी ज़िंदगी पर असर रहा वो मेरे शफी भाई हैं। आम लोग ज़्यादातर कश्मीर से बाहर रहते तो ज़्यादातर लोग उनको समीर भाई के ही नाम से जानते। तो उनका ये था कि उनका एक डिसिप्लिन था लाइफ में कि चूड़ियाँ नहीं पहननी। हाँ, ये बड़ी एक सख्ती थी, चूड़ियाँ नहीं पहननी, लड़कियों वाली हरकतें नहीं, मतलब ऐसे कपड़े नहीं जेबतन करने कि जिनमें मतलब ज़ेबाइश झलक रही हो। तो वजह ये रही थी कि शायद वो उस माहौल को मेरे लिए तरतीब देना चाहते थे जहाँ ज़हनी आज़ादी के साथ एक औरत परवरिश पा सके। और जो शुरुआती दौर में एक औरत को रहता है कि एक लड़की की तरह तुम परवरिश पाओ, वो लड़के की तरह परवरिश पाए, तो वो हिसाब उन्होंने मेरे साथ नहीं रखा और आगे चलकर वो मेरे लिए बड़ा सामरावर साबित हुआ। तो उनका ये कहना था कि पढ़ाई पर ध्यान दो और बस, इससे ज़्यादा मतलब मुताले की वगैरह उनके वो उतनी गुंजाइश नहीं थी। हाँ, स्कूल में जो मेरी स्कूली तालीम हुई है वो यही करांगशुन में ही हुई है। राजी मेमोरियल स्कूल थे। असल में राजी मेमोरियल से पहले हमारे यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वो कुछ वजूहात की बिना पर बंद हुआ, तो फिर वहाँ से हम राजी मेमोरियल आ गए। यहीं से मेरे भाई को ये जहन में आया कि हम इनको बाहर अलीगढ़ से पढ़ाएं। एक ये था, एक थी हमारे यहाँ एक लड़की गई थी अलीगढ़, तो फिर वो वापस चली आई, लेकिन मेरे भाई को ये था कि अलीगढ़ से पहले रामपुर जामिया है जो अलीगढ़ से मुंसलिक है, ये वहाँ से पढ़ के निकले। तो फिर इन्होंने, हमारी वालदा तो रोने लग गई, नहीं वहाँ नहीं भेजना। और उन दिनों 90s में कम ही बच्चे इस तरह बाहर जाते थे, बोर्डिंग स्कूल में कम पढ़ते थे। तो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना वो एक सलाहियत को जला देने का काम वहीं से शुरू हुआ कि वहाँ एक लाइब्रेरी थी। वहाँ लाइब्रेरी में जितने भी नावल थे, समझिए मैं 8th में पढ़ती थी, और जितने भी नावल थे जो मेरी समझ में नहीं आते थे लेकिन मैं पढ़ के उनके साथ अपना वक्त गुजारती थी। ये एक वहाँ से एक लत लगी थी नावल पढ़ने की। फिर जब वहाँ से मैं आती थी, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं होती थी घर में, मैं अपनी वालिदा से कहती, उनको हमारे घर में इजाज़त नहीं थी बाहर जाने की, इतनी लड़कियाँ मतलब ख़रीद नहीं सकती इस तरह बाहर जाके किताबें। और किताबें से मतलब है मेरा इकरा यहाँ पर वो किताबें जो सिलेबस में नहीं है जी, वो किताबें जो सिलेबस में नहीं है। तो उसमें जराइद आते थे, रसाइल आते थे। तो मैं अपनी वालिदा से कहती थी कि उनको लिख कर, हमारी वालिदा पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन समझदार बहुत है, तो मैं उनको लिख के देती थी, अम्मी ये पर्ची है, जो इस पे लिखा है वो मुझे ला दें। तो वो लाती थी। और उसके बाद मेरे जो भाई है घर में वो परेशान हो जाते थे क्योंकि खाना पीना मेरा बंद, मैं नावल जब तक मेरा ख़त्म न हो, मेरी कहानी जब तक ख़त्म न हो, मैं उस टेक्स्ट को तो छोड़ ही नहीं सकती थी। फिर एक और भाई है मेरे गुलाम अहमद, वो रात में मेरी लाइट काट देते थे कि इसकी आंखें चली जाएंगी, ये तो इसी में इसको इतना पढ़ना है नहीं। तो ये शुरुआत रही जहाँ पर ये था कि सिर्फ ये था कि मतलब एक जुनून था मुझे कि मुझे पढ़ना है, मुझे मज़ा आता था। मेरे वो तख़य्युल में जो किरदार होते थे वो मेरे अंदर बसते थे, मैं उनके साथ बात करती थी, मैं उनको महसूस करती थी, समझती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जिस नावल को मैंने किताब में पढ़ा वो तो मेरे साथ चल रही है, वो किरदार मेरे साथ चल रही है। उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि ये पॉपुलर अदब और बाकायदा अदब जो फ़न की हैसियत रखता है, जिनकी एक जो क्लासिकल हैसियत रखती है, ये फ़र्क नहीं था जब जहन में जी। सिर्फ ये था कि मुझे कहानियाँ अच्छी लगती, मुझे नावल, मुझे किताबें अच्छी लगती, मैं पढ़ लेती थी। तो भाई लाइट काट देते थे कि आंखें चली जाएंगी, एक बहन है हमारी और ये पता नहीं किस उसमें पड़ गई। असल में ये सारे के पीछे मुझे महसूस होता था कि हमारे वालिद साहब, जब हमारे वालिद साहब एक सख्त मिजाज के आदमी थे, भाइयों से उनका ज़रा सख्त माहौल था, लेकिन मेरे साथ बड़े लाड़ से पेश आते थे। हाँ, मेरे साथ बड़े लाड़ से पेश आते। वो अक्सर मुझे गुलरेज, दास्तान गुलरेज की कहानियाँ सुनाते
सुनाते, रुस्तुम की कहानियां सुनाते, और उसके बाद मुझे महसूस होता कि वो रुस्तुम तो खिड़की पे खड़ा है, वो तो मुझे देख रहा है, और मैं डर के मारे वालिद साहब से कहती थी मैं वालिदा के पास जाऊंगी, मैं उनके पास बैठ जाती थी। मुझे वो सही में मेरे तख़य्युल में वो जो एक हिजान सा बर्पा हो जाता था, वो शायद उन कहानियों का जो मेरे इर्द गिर्द बचपन से बनती रही वो रहा है जो मेरा। और उसके बाद जब रामपुर से मैंने वहाँ से आई बीए किया, फिर अलीगढ़ से मैंने एमए अरबिक्स किया, फिर अरबिक से पढ़ने के बाद मुझे वहीं पर मुझे ये जहन में आया कि बाकायदा में अगर मुझे उर्दू इतनी पसंद है तो मैं इसी से क्यों ना पीजी उर्दू करूं। तो यहाँ से एमए उर्दू करा, फिर उसके बाद एमए करते ही मेरी शादी हो गई। हाँ, मेरी शादी हमारे यहाँ एक ये था कि शादी के बाद शादी जो है वक्त पर हो, बस उसके बाद आपने इतना पढ़ लिया तो शादी वक्त पर हो, और खासकर लड़की की तो शादी वक्त पर ही हो तो सही है। लेकिन यहाँ एक अल्लाह ने एक बड़ी मेरे ऊपर करम फरमा दिया, ये कि मेरे शौहर बहुत तालीम के बहुत बड़े हक में थे। तालीम के बड़े हक में थे। वो खुद भी उनका ये कहना था कि मेरा बड़ा शौक था कि मैं डॉक्टरेट करूं, लेकिन कर नहीं पाया, कि किसी वजूहात की बिना पर नहीं कर पाया। एक ख्वाहिश है मेरी कि तुम ये कर लो। फिर उसके बाद शादी के कुछ ही दिनों बाद मैंने एंट्रेंस एमफिल के लिए लिख दिया, और वो हैदराबाद उर्दू यूनिवर्सिटी से मेरा एमफिल में सिलेक्शन हो गया। शादी को सिर्फ 10 के 15 दिन ही हो गए थे, और अल्लाह का फजल है कि खानदान बड़ा अच्छा है मेरा, ससुराली खानदान, उन्होंने भी इजाजत दे दी और पूरा सपोर्ट करा उन्होंने। और इस मामले में मेरे ससुर अली मोहम्मद लोन साहब और मेरी सास फातिमा बेगम, उन्होंने बड़ा मतलब शफकत का मामला रखा मेरे साथ, और उन्होंने क्या कहते हैं बाकायदा इजाज़त दे दी। और मैं शादी के सिर्फ समझिए आप 15 दिन बाद मैं हैदराबाद गई एमफिल करने, और वहाँ जो मैंने पढ़ाई का जो रुझान देखा, जो एक इल्म अदब का जो मैदान मैंने वहाँ पर जो महसूस किया, बाकायदा जो मेरे अंदर जो ख्वाहिशें, जो तख़य्युल का जो एक बर्पा हश्र था, वो वहाँ पर खुल के बाहर निकल आया। वो वहाँ पर ये हुआ कि मेरे गाइड थे कलाम सर, उनका ये कहना था कि आप लिखती हैं, तो मैंने कहा जी लिखती हूँ। कभी दिखाया किसी को? मैंने कहा किसी को नहीं दिखाया। तो इन्होंने मेरी पहली तहरीर जो है वो हैदराबाद सियासत एक रोजनामा आता है, वहाँ पहली बार मेरी तहरीर छपी थी। बहुत खूब। यहाँ मेरे जहन में एक सवाल उमड़ के आ रहा है, वो ये कि जब आप ये जवाब दे रही थी, इस बीच आपने ये कहा कि आपने अरबिक ज़बान का पहले इंतखाब किया, उसमें आपने एमए किया, उसके बाद आपने उर्दू ज़बान। इसकी कोई खास वजह थी अरबिक ज़बान? ये हम आपसे जरूर जानेंगे, लेकिन चूंकि प्रोग्राम में कुछ जिम्मेदारियां भी हम पे आयद होती हैं, मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, हम जल्दी लौटेंगे। नाज़रीन मोहतरम, मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे, अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे और अपने मेहमान से दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर का हर दिल अजीज शक्ति सरिया, जो सिर्फ बिलेट्स के जरिए ही तैयार होता है। शक्ति सरिया, एमआर का क्वालिटी। मुल्क का नामवर आईवीएफ सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी मयसर करने के बाद पिछले 1 साल से वादी कश्मीर में ऐसे बेऔलाद जोड़ों को वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। वरदान आईवीएफ क्लिनिक पिछले 20 सालों से जालंधर में काम कर रहा है। उसके बाद एक सेंटर अब जो श्रीनगर में खोला है, उसमें तकरीबन 300 से ज्यादा ऐसे कपल्स जिनको औलाद नहीं थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल हो गए थे, उनके घर में औलाद नहीं थी, वरदान से उन्होंने अपना इलाज कराया, आज उनके घर में खुशियां हैं। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जालंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी इस रहमत से महरूम हैं तो तशरीफ लाइए वरदान आईवीएफ सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। याद रहे, वरदान की डॉक्टरों की टीम हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आईवीएफ का खुसूसी कैंप मगरमल बाग श्रीनगर में मुनक्किद करेंगे। गटि मंज जन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिंज मजबूत इमारत।
जी इस्तकबाल आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। हमारे साथ तशरीफ फरमा डॉक्टर राफिया वली जो कि एक अफसाना निगार है, उनसे गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां। मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है, इससे 3 छोटी खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। हुकूमत का लॉकडाउन करने पर गौर, अस्पतालों में पुलिस तैनात की जाएगी, फारूक खान। और इस अखबार से एक और सुर्खी, कुपवारा में ACB की कार्रवाई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। और इस अखबार से आखिरी सुर्खी, रेलगाड़ी दोबारा चल पड़ी, शहरा चौथे दिन बहाली के बाद शाम को फिर बंद। जी इकरा। मकामी उर्दू रोजनामा मेरे पास भी, और इस अखबार से हम आप तक ये अहम सुर्खी पहुंचाते चले। SOPs पर अमल दरामद नागुज़ीर, एहतियात न की गई तो हुकूमत सख्त इक़दाम करने पर मजबूर हो सकती है। जी उर्दू रोजनामा मेरे पास से 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। ट्रांसफार्मर्स की तारों को ठीक करते बिजली मुलाजिम जख्मी हो गया, बिजली करंट की शदीद झटके का अलमनाक नतीजा, अस्पताल में हालत नाजुक। और इसी अखबार से कोविड के हवाले से एक और खबर शाये हुई है, हम कोविड के खिलाफ रहनुमा खतूत अमल कर रहे हैं मगर लॉकडाउन के मुहतमिल नहीं हो सकते। इकोनॉमिक अलायंस 3 बरसों में 50,000 करोड़ रुपए के नुकसानात होने का इंकशाफ, राहत के तलबगार। जी मकामी अंग्रेजी रोजनामा नाज़रीन मोहतरम मेरे पास, और इस अखबार से चंद सुर्खियां आप पहुंचाते चले। कोविड-19 के ताल्लुक से ही इसमें यह खबर शाया हुई है, गवर्नमेंट स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स टू कोविड-19, LG सिन्हा। और इस सुर्खी सी अखबार से ओमिक्रॉन, गवर्नमेंट स्विंग्स इनटू इमरजेंसी मोड। जी आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास, इससे 3 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर काफी दिलचस्प है, लिटिल गर्ल टर्न्स रिपोर्टर टू शो बैड रोड्स, वीडियो गोज वायरल। और इसी अखबार से स्पोर्ट्स के हवाले से 2 खबरें शाया हुई है, आई एम फिट सेज कोहली अहेड ऑफ 3rd टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और नोवाक जोकोविच के हवाले से खबर शाया हुई, ऑस्ट्रेलियन जज सेज जोकोविच कैन स्टे बट सागा नॉट ओवर। जी आखिरी रोजनामा मेरे पास बचा है, ये मकामी उर्दू रोजनामा, और इस रोजनामे से 2 अहम सुर्खियां आप तक पहुंचाते चले। पहली ये, GMC श्रीनगर ने फैकल्टी मेंबरान की सरमाई तातीलात मनसूख की। और एक सुर्खी से अखबार से नर्सिंग कॉलेजों और पैरामेडिकल इदारों में क्लास वर्क मुअत्तल, इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक। जी शुक्रिया इकरा। और हमारे साथ तशरीफ फरमा है डॉक्टर राफिया वली जो कि एक अफसाना निगार है। राफिया जी, आपका जो सफ़र है काफ़ी दिलचस्प है, और आपकी गुफ्तगू से पता चलता है कि आपका जो उर्दू ज़बान पर अबूर है वो काफ़ी अच्छा है, बल्कि कहना फुज़स्तीम टीम निमित्त शुक्रिया। तो इस करो कोशिश पढ़ते कुछ क्या से ना तुम कुछ नाराज़ हैं, तो शुन करां कोशिश पढ़ का जरूर यस तुंद सफ़र तुह वो तुम अफसाना गड पे वारिया ज़्यादा पारान, तो यह सह वक्त कर ये तुम गड पन अफसान लियो। सर बस कशर कूर, कशर मे पसंद, बल्कि मेन मोज अगर वुचान आसे, मेन हश मोज अगर वुचान तुम कर ज्यादा खुशी कि अगर बह कशर पे असल में यम सात गडनुक अफसान लियोख, गडनिच तहरीर ठा इंसान हावनस कस यह दपान खबर ठीक ना मे लियोख तो यह अत परन लायक आसा यह कह बे पजीराई मिल सा न मिल सा। तो गडनथ यु मे गडनुक अफसान लियोख तो यह हो मे वोन मे अम ब्रोह तो यह हो मे से पन्निस गाइडस डॉक्टर अब्दुल कलाम सबस। यमो दोपुक यह बेहतरीन, तो कह कह मज वुच बह क्या कर बी, तो वन कह रमूज त अफसानिक। तो अम पत कोर यमो यह रोजाना सियासत हैदराबाद अधूरी तहरीर इस अफसाने का नाम था। तो यह गो गडनथ द्राय हैदराबाद। तो अत मज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अत मिले बड़ पजीराई, तो डॉक्टर कलाम अम त गई खुश वारिया। वन मगर यमन पन जहन कलाम सबस कि यह सोचस यह समझान कि रिसर्च स्कॉलर गस आसुन, अमिस गसुन अत फोकस गस आसुन अत पन्निस यथ पेट अत काम पेट। तो यमो दोप पत इत मज अफसान लेखान, तो मगर ज्यादा कर गो ये पन रिसर्च वर्क कंप्लीट। गो में अति एमफिल मैंने किया है कुर्रतुल ऐन हैदर, और कुर्रतुल हैदर की माँ है नजर सजाद, और उनकी वालिदा है। उनके 10 नावल है जो कि उतनी पजीराई नहीं मिली, लेकिन जो कि अवलिन दौर की लिखने वालियों में से थी वो। तो तुम 2 नावलन पे आहे मजलूमा और हरमान सेब अत कोर में तनकीदी जायज़।
तो गो ये मतलब कर मे यह सबमिट तो अम पत रोज बह थोड़ा गर आयस बह तो गर मे सात बह खानदर सपदमुत अत दौरान अत एमफिल दौरान मे सारे खुद बड़ यह गम कि मे जाए अथी दौरान नीच सोज खुदा एक और तख्लीक अमल से गुजारा। वो बड़ा कठिन मरहला मेरे लिए रहा। उस वक्त मैंने ये सोचा कि ये गर्म चल बह हैदराबाद हेकन बह नीच हथ बिहित कहें। तो उस वक्त फिर एक बार मेरा मायका जो आप कहें कि मेरे भाई और वालिद साहब का मैं उस वक्त 10वीं में पढ़ती थी जब मेरे वालिद साहब इंतकाल कर गए जी। उन्होंने उस वक्त आज वो मुझे उन्होंने पनपते हुए नहीं देखा अदबी लिहाज से, लेकिन उनको बड़ा शौक था कि किसी हद तक मैं अपना नाम इस फील्ड में करूं। तो फिर ये हुआ कि मेरे भाई जो है बड़े भाई खिजर मोहम्मद, इन्होंने अपनी लड़की को मेरे साथ भेज दिया। कुलसुम खिजर। ये कुलसुम बाकायदा एक माँ की तरह उस मेरी लड़की को संभालती रही। और मेरी ये जो लड़की है सादिया, ये भी बड़ी इस तरह सब्र अल्लाह ने इसको बख्श दिया कि ये जिस तरह बच्चे शोर शराबा मचाते हैं बिल्कुल वैसी नहीं थी, उसके बरक्स थी। तो मुझे भी वो तख्लीकी सफ़र के दौरान शायद वो चीज़ें भी मैसर हुई कि जिससे मुझे और भी निखरने का मौका मिला और जो अभी जारी है सफ़र। तो इस मामले में कुलसुम, जब भाई ने कुलसुम को मेरे साथ भेज दिया तो कुलसुम का भी ये पता था कि दीदी जो है इसको पढ़ने में ज़्यादा जहन उसी में किताबों में ही खपाती है मगज। वो मुझे बोलती थी आप मुझे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया करें, मैं टीवी देखा करूँगी, आप फिर जितना चाहें पढ़ें। और फिर उसके बाद ये होता था कि वहाँ पर भी यही कॉपी कलम मेरे हाथ में होता था, मैंने अफसाने लिखे, लेकिन वहाँ फिर छापने की मुझे हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि कलाम सर का ये था कि जब तक आपका काम नहीं हो उस वक्त आप उसको रोके रखें। फिर वहाँ से घर आए, यहाँ जब मैं वापस कश्मीर आई तो यहाँ पर वो सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड की कि इन्होंने जब यहाँ पर ये एक बाकायदा एक तंजीम कायम की। तो यहाँ हमारे एक उस्ताद है नासिर ज़मीर साहब, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला जो अफसाना हमारे सोपोर के ही है, मैंने उनको अपना अफसाना दिखाया। उमूमन उस्ताद आप देखें, अब आप उस्ताद उमूमन ऐसे हो जाते कि जब वो अफसाना देखे तो कहीं ना कहीं मेन मेख निकाल देते, नहीं यहाँ कुछ गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तभी तो उस्ताद है। और लेकिन बाज उस्ताद ऐसे होते हैं कि जो उस्ताद होकर भी उस्ताद बन जाते, वो शागिर्द को एक शागिर्द रशीद की तरह कबूल करने में अपनी बड़ाई समझते हैं। और नासिर ज़मीर साहब उन उस्तादों में से है। उन्होंने क्या कहते हैं मेरा अफसाना सुना और उसके बाद कहा बेटे ये पढ़ लो तुम, ये जम्मू कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड निशस्त कर रही हैं, आप ये अफसाना वहाँ पढ़ लें। और अफसाना मैंने पढ़ा था लज्जत, और डॉक्टर मुश्ताक हैदर साहब कश्मीर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर है, तो उन्होंने उस अफसाने के सुनते वक्त मुझे ये कहा था कि अब हमारे यहाँ इस्मत जैसी लिखने वाली पैदा हो गई है। तो वो मेरे लिए एक बड़ी इज्जत अफजाई थी मेरे लिए। और मुश्ताक हैदर साहब माशाल्लाह उनका बहुत बाकायदा वो अफसाने को पढ़ाते हैं और उस फन पे दस्तरस भी रखते, तो उनका ये जुमला मेरे लिए बड़ा राफे जी ये कथ बावन जरूर कि तुम हर लिहाज चाहे वरवी के तरफ मालनी के तरफ वस्ताद हिंद रंग तुम बड़ खुश किस्मत रोजित अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कुन शुक्र। मगर अख सवाल युस मेनिस जहनस मज महफूज युस ब्रेक ब्रो मेनिस जहनस मज सह गो ये कहावत दिल छुम न वाति अंदर कुस कत ये जन तुहद जहन तुहद दिल उस वनान कि उर्दू मे इंतखाब कर अत मज मे इंटरेस्ट लॉकचन लॉकचन इन कहानियन मज इंटरेस्ट नॉवेल्स ٲسِو तुम पढ़ान मगर तुम करू अरबी जबान इंतखाब यम साथ एम ए कम अत पत किन खास हाँ अत पत किन इकरा जी अत पत किन बड़ खास वजह कि यम गाम पे अत ज़्यादातर अमूमन आप देखेंगे कि गाँव में अमूमन हम ये समझते हैं कि लड़की मजहबी तालीम थोड़ी मतलब ज़्यादा पढ़ ली, हाँ उसको तरजीह दी जाती है। तो तरजीही बुनियाद पर, चूंकि मैं अकेली बहन थी, 5 भाई हुक्मरान थे, हमारी क्या मजाल थी कि अपनी सुना लेते, यही तो एक खासियत है अभी जो हमारे साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर बैठी। बिल्कुल वो मतलब हमारी क्या मजाल की चू चरा कर दे। बस उन्होंने कह दिया कि अरबिक्स में भी दीनी तालीम, और असल में हमारा ये भी जहन है कि शायद अरबिक दीनी तालीम, हालांकि अरबिक तो
कितना बड़ा लिटरेचर, कलीलो दिमना पढ़ी, उतनी अच्छी कहानियां उसमें, अमरुल कैस को पढ़े, उनकी शायरी, और खासकर खनसा, हजरत खनसा रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने किस बेमिसाल की शायरी की है। लेकिन हमारे जहनों में ये है कि अरबिक शायद मजहब से जुड़ी है, तो मतलब अब इसमें मजहबी तालीम, हालांकि मैं क्या उनसे कहती कि यहाँ मैं मजहबी तालीम नहीं पढ़ रही हूँ, यहाँ भी वही है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस काम आया। हाँ, काम तो आया कि यहाँ पर भी वही है, लिटरेचर यहाँ भी है, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ अरबिक में और वहाँ उर्दू में। तो वहाँ तक जो मैंने आपसे कहा कि ये वजह रही थी अरबिक में। अच्छा राफिया जी, पन्ने सफरस मुतलिक वोनो या ये पत मैं कोर्मुत अरबिकस मज अख मरहल छो आसान, इस पर शायरी मतलब छो वना कि इंसानस छो आसान एक इंट्यूशन यवान, तो सु छ शायरी करन, तो ये तुम वन अफसान अफसान पो तुम अफसान लिखित, तुम आसनो यम अफसान बोजनमित कुन विज पन्ने फैमिली मज या पन्न दोस्तन मज, खास तौर पर तुम फैमिली मज बोजनो पन अफसान, तुहद रिएक्शन क्या हो? आप यकीन करें सर, मायके में तो आज तक किसी को नहीं सुनाया है। बिल्कुल आज तक नहीं सुनाया है जी। और ससुराल में तो और मतलब मेरे आपसे मैं ये कह दूं कि मेरी ससुराल जो है वो सेबों की काश्त करती है। अच्छा। तो वो लोग जो है जमींदार तबके से है, तो यहाँ पढ़ाई लिखाई का रुझान थोड़ा कम है। इस माहौल में पढ़ने लिखने का रुझान उतना ज्यादा नहीं। आप ये ऐसा समझिए कि हमारी शादी हुई, हम किताब लेके बैठ गए और ससुराल वाले बाहर इस इंतजार में कि बहू आके हमसे बात करे, और मैं ये कि मुझे जो वक्त मिले वो किताब में गुजार दूं। बहू किताबों से बात कर रही है, बहू किताबों से बात कर रही है। अब उनको ये था कि ये पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, कैसा पढ़ रही है, ये मतलब उनके ये। और दूसरी बात कि वो अफसाने की जो आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ अभी भी वो रिवायत नहीं है कि एक अफसाने को समझने के लिए आपका जहन, आपका तजुर्बा वो कोई माने नहीं रखता, जब तक कि आप ये ना समझे कि अफसाना है क्या। जब तक आप ये ना समझे कि अफसाना है क्या, अफसाना है क्या, तो वहां पर ये तो आप तो समझिए कि सुनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये है कि हमारे शौहर, अल्लाह ने एक करम, खास करम किया है मुझ पर, जो इकरा ने कहा है कि वो आदमी अल्लाह ने एक बेहतरीन मिट्टी से उनकी तख्लीक की है, मुश्ताक अहमद लोन साहब, कि वो समझते थे कि मैं किताबों से बातें कर लिखती हूँ, फिर वो मुझसे सुनते भी थे। मेरे पहले कारी जो होते हैं वो मेरे शौहर होते हैं। क्या बात, ये वो मेरे पहले कारी है और वही सुनते हैं। और अगर कोई अफसाना उनके जहन में आ जाए कि ये बेहतरीन है, क्राफ्ट जबरदस्त है, बर्ता जबरदस्त तरीके से गया है, तो फिर वो कहानी मेरी कामयाब हो जाती है। अगर उनको लग जाए कि यहाँ पर कुछ छूट रहा है, कुछ कमोबेशी है, मेरे मतलब मैं एक कारी होने के नाते मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया अफसाने से, तो और फिर मुझे वापस आना पड़ा अफसाने पर, तो फौरन टोक देते कि नहीं, यहाँ इसकी इस्लाह करते हैं। उर्दू अफसाना निगारी में बेहतरीन निस्वानी आवाज़ बनकर आप उभरी हैं, एक डिस्टिंग्विश्ड शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं आप। मैं जिस तरह से आगाज़ में अर्ज कर रही थी, जब आपको हम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, उसमें मैं अर्ज कर रही थी कि ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जब हम उर्दू अफसाना निगारी के हवाले से इस मंजर को देखते हैं, तो ये कहा जाता है कि बाकी रियासतों के, बाकी इलाकों के मद्दे मुकाबले यहाँ ख़वातीन में कम ही और हम देखते हैं रुझान बहुत कम देखा जाता है, बहुत कम वो इस फन को बरत रही हैं। इस बात में कितनी सदाकत है और इसकी क्या वजूहात है? मैम, एक तो हमारी रियासत तो आप छोड़े ही, आप ये कहें कि पूरे हिंदुस्तान में, बल्कि पूरे बरसगीर में ख़वातीन का तो नाम तक पर्दा होता था। वो तो अपने नाम से नहीं छपती थी, उन्होंने बहुत बाद में मर्द की तकलीद में लिखना पढ़ना शुरू किया है। हमारे यहाँ तो ख़वातीन को लिखने पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, कदगनें लगी हुई थी। अब आ जाइए आप रियासत के हवाले से, तो यहाँ पर ये है कि आज तो मंजरनामा बहुत बेहतरीन, आज तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लिखने वाली हैं मौजूद हमारे यहाँ। लेकिन इनसे पहले मैं ये कहूँ कि शुरुआती दौर में तो यहाँ भी वही मामले रहे होंगे कि ख़वातीन को मतलब इस तरह लिखने पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, या अपने फ़न को वो बरत नहीं सकती थी। उसमें कहीं मजहब आड़े आ जाता है, कहीं समाजी रिवायत आड़े आ जाती है, कहीं तजुर्बा आड़े आ जाता है, क्योंकि ख़वातीन का तजुर्बा उमूमन घरेलू सतह पे होता है। बिल्कुल घरेलू सतह पे होता है।
यहाँ पर मुझे अपने भाइयों की वो सख्ती बड़ी अच्छी लगती है कि उन्होंने मुझे वो जो अमूमन मर्द को जो वसी जहन से सोचने की इजाज़त होती है, वो इजाज़त मुझे घर में थी। उनके साथ रहते हुए मुझे वो इजाज़त थी। सोचती मैं उन्हीं की तरह थी। ये भले मैं वो रिएक्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन सोचती उन्हीं की तरह थी। हाँ, वो था कि एक मेरे भाई है फारूक अहमद, उनके साथ मेरे छोटे, मुझसे 5 साल बड़े हैं, उनकी और मेरी बनती भी बहुत है और आज भी माशाल्लाह बहुत बनती है। तो मेरे जहन में जब मतलब ये ख्याल आता था कि कोई नावल पढ़ लूँ या कोई ये पढ़ लूँ, तो मैं उनसे शेयर करती थी, उनसे बात करती थी, मैं उनके साथ साझा करती थी ये बात कि मैं ये नावल पढ़ रही हूँ। तो वो मुझे कहते थे कि मुझे बताना फिर इसकी कहानी क्या है, किसने लिखी है, कहाँ से छका। तो मैं पूरा उनसे वो बाकायदा वो साझा करती थी वो बात। और ये चीज़ें हमारे यहाँ उमूमन कम है। हमारे यहाँ चूंकि आपको एक तो लड़की को आप फोकस करा देते हैं कि सिलेबस से बाहर नहीं आओ, सिलेबस आप रसाइल घर में आप बहुत कम। अब तो बहुत फ़र्क हो चुका, वाज़ेह हो चुका है कि अब तो माशाल्लाह एक तो वालिदैन की मजबूरी भी हो गई कि अब आपको डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो आपको मैगज़ीन घर में लाना ही है। लेकिन अगर ये जहन में आ जाए कि अदीबा भी बनाना है तो यकीनन उर्दू मैगज़ीनें भी घर में आ जाएगी, जिससे जहनों में वसअत आ जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि ख़वातीन चूँकि घरेलू माहौल तक महदूद रही थी, और अगर जो बाहर तजुर्बा था या तो वो काम का तजुर्बा रहा या फिर उसके बाद जो ससुराली तजुर्बा या मायके का जो तजुर्बा रहा है, उमूमन आप देखें हमारी रिवायत यही रही है। लेकिन आज औरत जो है उससे कदरे बेहतर है। आज की औरत जो कि बाहर अस्पतालों में काम कर रही है, बाहर कई जगह को हम मर्द के शाना बशाना काम करें, तो वहाँ से जो इस्तेसाल के नए तजुर्बे से वो 2-4 हो रही है, वो अपने फन में उन चीज़ों को ला रही है, नफसादी तौर पर भी बिल्कुल। और माशाल्लाह आप तरन्नुम रियाज का शहर अफसाना देखें, उन्होंने किस तरह एक यहाँ की दिल्ली या जैसे मेट्रो शहरों की किस तरह बच्चे, बहुत खूबसूरत कहानी उन्होंने पेश की है। या इसी तरह नीलोफर नाज नहवी का ये क्या कहते हैं प्रेस ये कॉन्फ्रेंस एक अफसाना है उनका, सेमिनार एक अफसाना है उनका, जिसमें पोल्यूशन पे उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है। तो कई नाम ऐसे ख़वातीन लिख रही हैं जो आज जहनी वसत के साथ लिख रही हैं। आपके कई सारे अफसाने कई रसाइल कई जरायद में छप चुके हैं, और जिस तरह से मैं अर्ज कर रही थी कि रेडियो के ज़रिए से भी कई सारे लोगों ने सुना होगा आपको। यहाँ पे ये बात सामने रखना लाजमी है कि हमें लगा था कि हम इनकी मुलाकात पहली दफ़ा अपने नाज़रीन से करा रहे हैं, लेकिन कई नाज़रीन हमें ये लिख रहे हैं कि हम इन्हें जानते हैं, और माशाल्लाह उन्होंने आपको सुना भी। कई सारे ऐसे कमेंट्स हम चाहेंगे कि ताबिश हम प्रोग्राम में वो शामिल करें, ज़रूर करेंगे हम। सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। और खान निसा लिखती है अस्सलाम वालेकुम, शी इज़ अमेजिंग राइटर डॉक्टर राफिया वली मैम, ऑनर टू सी यू एंड हियर शी माइट बी अ स्टूडेंट, शायद आपकी स्टूडेंट होगी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। कारी ही होंगी, हाँ कारी ही होंगी जी। और ज़्यादातर जो कमेंट्स किए हैं वो शायद आप ही के स्टूडेंट्स होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप की ये डॉक्टर राफिया हमारे साथ तशरीफ आर। मैं डॉक्टर चीज़ वन तो मैं तो अफसाना निगार लिखित दुजन अबारन अफसाना निगार हंस कहते सुकारान, तो हर कंस अफसाना निगारस आसान अख फोकस या चीज़ मुतलिक लिखान, तो तुहंद फोकस कत पे आसान अफसाना? यकीन करें सर, कभी तो मेरे तो जहन में कोई चीज़ टिक जाए तो 7-8 महीने लगा देती है वो लिखने में। अच्छा। और मैं बाकायदा ये मेरे बच्चे और मेरे शौहर और मेरे 2 भतीजे हैं, एक टीपू है और एक शान है। शान और टीपू मेरी हाथ से वाकिफ है। अच्छा। वो उनको समझ आ जाता है कि ये किसी और दुनिया में चल रही हैं, ये इनके अंदर कुछ पक रहा है, ये कब बाहर आए तो उसके लिए वो मुझे बोलते हैं अब तो कर दो, अब तो लिख दो। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा यकीन माने मेरा बर्ताव बदल जाता है। ये जो आपने कहा सर कि कहानियाँ लिखना, ये एक मैं समझती हूँ कि एक तख्लीक, जिस तरह एक औरत की तख्लीक होती है, वो पैदा जिस तरह उसके बच्चे होते हैं, ठीक वैसे ही ये कहानियाँ निकल के बाहर आती है। कभी कभी तो मुझे ज़रा सी चीज़ क्लिक कर जाती है जहन में, वो मौजू बन जाता है, और कभी महीनों मौजू नहीं बन पाता। कभी कभी तो कभी कभी तो अपने बच्चे की बात क्लिक कर जाती है जहन में। कभी तो मेरा माज है, लड़का मेरा मोहम्मद माज, असल में उनका पूरा नाम है माहिद मोहम्मद
नमाज, तो मुझे बोलते वो एक दिन कि मम्मा मुझे छुपा दें, मैं फिर भी दिख जाऊंगा। फिर आप कहती हैं अल्लाह मियाँ हर जगह देखता है। बिल्कुल बेटे, अल्लाह मियाँ तो हर जगह देखते। फिर मुझसे कहते थे फ्रिज में तो अल्लाह मियाँ आएंगे नहीं, बड़े हैं, तो यहाँ कैसे देख ले। अच्छा। वो मेरे एक जहन में बात बैठ गई और उसी पर मैंने अब्स बदनाम किया अफसाना लिखा था और वो मैंने बैनुल अक़वामी निसाई अदब में वो अफसाना पढ़ा था और खूब सराहा गया था। तो वही सर कभी कभी जो मैं चूँकि एक बात मैं कहूँ बहुत हसास हूँ, बहुत ज़्यादा हसास, कभी किसी का मेरे को उसमें कोई इम्तियाज नहीं रहती, कोई ये कि मर्द है औरत है, किस मजहब से है, किस मसलक से है, वो सिर्फ मेरे लिए इंसान रह जाता है और उसका दुख मेरा दुख बन जाता है। अच्छा राफिया जी, चूंकि जन प्रोग्राम के आगाज मज तोन कर अफसान निगारी हज कत कर नाम हमेशा जहनस मज सह गो मुंशी प्रेमचंद, तुझे अफसाना निगार बिल्कुल वो तो बहुत मशहूर है। तो तुम तो इंस्पिरेशन मुफ्ती मुंशी प्रेमचंद कि बे सर मुंशी प्रेमचंद बुनियाद गुजारों में से है, अफसाना निगारी की बुनियाद गुजारों में से है मुंशी प्रेमचंद। उनकी अहमियत से कौन इनकार कर सकता और उनसे मुतासिर कौन नहीं हो सकता। लेकिन मैं उनसे अगर लिखने के हिसाब से बात की जाए मैं मुतासिर नहीं हूँ। मैं ये कहूँ कि पढ़ती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि हमारा मुताला जितना वसी होगा उतना ही अपने आप से मुतासिर होते जाएंगे। वो जो मुतासिर का एक ये है कि हाँ ज़बान के एतबार से क्राफ्ट के हिसाब से हम एक उर्दू तालिब होने के नाते में ज़रूर मुतासिर हूँ। लेकिन मुझे मंटू, इस्मत, सलाम बिन रज़ाक, मुझे खालिद अशरफ और इसी तरह निगार अजीम, सरवत खान, ये मुझे ज़्यादा भाती हैं क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप देखिए आज मंटू को अगर आप पढ़ रही हैं, आप नए जाविये से पढ़ रही हैं मंटू को। आज वो जाविये सामने आ रहे हैं कि मंटू ने किस जाविये से, किन तह दर तह जावियों से अफसाने लिखे थे। मुंशी प्रेमचंद की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता, देहाती जिंदगी। लेकिन आज आप देखें कि या इस्मत ने घरेलू खवातीन के जिन मसाइलों को सामने लाया वो यकीनन उनके कलम से ही वो वाहिद निकली हुई तहरीर है जिनको दूसरा कोई छू नहीं पाया। निगार अजीम ने नफ्सियाती कश्मकश से एक औरत किस तरह अपने घरेलू रिश्तों से गुजरती है, बहुत बेहतरीन नक्काशी की है। हमारे यहाँ आप बात करें, मैंने अभी भी कहा तरन्नुम रियाज साहिबा बाप जैसे जिन रिश्तों पे आज पहले हम ये रिश्तों की ये करते थे कदरदानी और जिन रिश्तों को हम अपने लिए मुहाफिज तस्वर करते थे, लेकिन मौजूदा टेक्नोलॉजी ने रिश्तों की तो इक़दार ख़त्म कर दिया। मौजूदा दौर में तो रिश्तों का तो तक़द्दुस पामाल हो गया। उस तक़द्दुस को पामाली को उन्होंने किस तरह अपने अफसाने में बरता है, तरन्नुम रियाज तो बहुत बेहतरीन मिसाल है उनकी। इसी तरह और भी इस वक्त मौजूदा दौर में कई लिखने वाली हैं, कई लिखने वाले हैं जो बहुत बेहतरीन, आप खासकर इन्हीं का आप देखें डॉक्टर रियाज तौहीदी साहब अलामत अफसाने लिखते, नासिर ज़मीर साहब उन्होंने बाकायदा शख्सियत के उन्वान बनाकर अफसाने लिखे हैं। राफिया वली जी आपसे जानना चाहेंगे, बहसते औरत बहसते खातून आप जब लिखती हैं निसानियत का कितना गलबा रहता है आपकी राइटिंग्स पे या आप जो शॉर्ट स्टोरीज लिखती हैं इस पर? मैं आपसे ये कहूँ मैडम, उमूमन हमारे यहाँ जब अदब की बात की जाए तो आज मौजूदा दौर में तो ये भी ट्रेंड चला है कि निसाई अदब को एक अलग ज़ुमरे में रखा जाए और बाकी अदब को दूसरे ज़ुमरे में रखा जाए। बिल्कुल, लेकिन मैं समझती हूँ कि निसाइयत एक अलग चीज़ है और जिसको आप जो फेमिनिज्म के बाद जो तहरीक चली कि औरत को अदब में वो हुकूक दिया जाए जिससे वो नाबलद है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। निसाइयत आपकी जिस तरह अल्लाह ने मर्द को एक खुसूसियात के साथ पैदा किया, एक हयाताती खुसूसियात के साथ पैदा किया, ठीक औरत भी वैसी खुसूसियात के साथ पैदा हुई है। वो तो ज़रूरी है उसकी तहरीर में वो चीज़ आएगी। मिसाल के तौर पर एक औरत रकीकुल कल्ब होती है, लेकिन बाज़ वक़्त तो शकीकुल कल्ब भी होती है, बाज़ औक़ात तो बड़ी सख्त होती है। तो इसी तरह बाज़ औक़ात औरत बड़ी साबिर होती है, लेकिन बाज़ औक़ात तो बड़ी उजलत पसंद होती है। तो ये सारे उसके ये सारे जो उसके माहौल और जो उसके हालात उसको मैसर हुए हैं उसी हिसाब से उसकी निस्वानियत भी उस तहरीर में वो छाप छोड़ जाती है। लेकिन वो जो आप बात करती है, अगर आपका जहन उस तरफ जाए कि तानीसियत की तरफ जिसको हम बात करेंगे, वो एक तहरीक है जिसमें ये कहा जाता है कि औरत चूँकि समाजी सतह से और इसी तरह मजहबी सतह
से, इसी तरह सियासी सतह से, इस तरह माशी सतह से काफ़ी पिछड़ी गई थी। और शुरुआती दौर में एक मादरसरी निज़ाम था जो बाकायदा मर्द असास माशरे ने उसका ख़ात्मा कर दिया। यहाँ पर अभी एक एहतजाज शुरू हुआ कि औरत को उसके हुकूक दिए जाए, तो उसके हुकूक दिए जाए, तो अदब में भी वो आवाज़ें सुनी गई। तो यहाँ एक हम फ़र्क, एक महीन सा फ़र्क है जो हम कर नहीं पाते। हम निस्वानियत और तानिसत को एक ही ज़ुमरे में डाल देते हैं, जबकि ये दोनों अलग चीज़ें हैं। अगर निसायत के हिसाब से अगर आप कहेंगे कि फन पे बात आ जाती है तो वो तो यकीनी एक औरत किस तरह सोचेगी, किस तरह जहन उसका किन चीज़ों पे किस वक्त क्या तहरीक देता है वो उसकी तहरीर में होगा। लेकिन ये कहना कि सिर्फ वो निसाई तहरीरें होंगी, उसमें कोई आलमी बात ना हो, उसमें कोई आलमी तरीके से वो तहरीर ना होगी, ये कहना गलत है। ये कहना गलत है क्योंकि आप देखें कि एक और चीज़ भी है कि एक ख़वातीन को, हमारी एक दोस्त लिखने वाली है गजाल जैगम, लखनऊ से हैं, तो आप खुशकिस्मती से आपके ही पेशे से है, तो उनका ये कहना है कि हमारी एक ख़वातीन के लिए एक सेंसरशिप लगी होती है कि अगर तुमने इन मौज़ूआत को छू लिया तो ये बोल्ड मौजू हो गए और आप जो है शरीफ औरत नहीं कहलाओगे। तो ये चीज़ें उसके साथ वाबस्ता कर दी गई है। अगर उसको भी ये कहा जाए कि तुम ये मौजू लिख, अब आप देखिए क्लासिकल शायरी में हमारे शोरा तो इतनी ऐसी शायरी करते हैं जहाँ तो औरत के पूरे बदन से लेकर उसके जहन तक को खंगाल डालते हैं, लेकिन वही अगर औरत लिख दे तो वो फाहिशा और बदकिरदार कहलाई जाती। हमारे फहमद रियाज ने जब नज़में लिखी उस पर कि अकलीमा के जिस्म के ऊपर उसका सर भी है, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये देखें आप। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि एक औरत को अगर उस हिसाब से सोचने समझने और लिखने की इजाज़त दी जाए, उसके साथ ये लेबल ना लगाया जाए। अब ये कहें जब एक मर्द बोल्ड मौज़ूआत पे लिखने से किरदार से बाहर नहीं हो सकता तो आप एक औरत को कैसे कर सकते हैं? तो वो सेंसरशिप हटाने की जरूरत है। डॉक्टर रफिया अख चीज अहम चीज क्योंकि आप अफसान निगारती या मतलब ये मुमकिन यसन तुम जानून ये चीज कि यम जन तुन अफसान छ यम कछ अवेलेबल। आप एक तो मेरी जितने भी अफसाने हैं 12 के 13 अफसाने मैंने लिखे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सेमिनारों में पढ़े गए अफसाने। ये 12-13 अफसाने हैं जिनका जहां मैं कल्चरल एकेडमी की मशहूर हूँ और ख़ासकर क्या कहते हैं इनकी रेडियो कश्मीर श्रीनगर की मशहूर हूँ कि और इन्होंने बाकायदा नकुश में भी मैंने कई बार अफसाने पढ़े हैं, उनकी मशहूर हूँ कि ये अफसाने वहाँ पर सुने गए और लोगों ने पसंद भी किए। और एक और मैं ये बात यहाँ पर अर्ज कर दूँ कि अभी इनको मैंने मजमूए की शक्ल नहीं दी है, मजमूए की शक्ल मैंने इनको नहीं दी है। मेरे एक मुरब्बी उस्ताद है, सोचती हूँ नाम लूँ ना लूँ, नाम सोचती हूँ लूँ कि तो हो सकता है ये कहे कि क्यों नाम लिया, और ना लूँ तो ये दिल में खलिश रहेगी कि नहीं। दिल क्या कह रहा है कि दिल कह रहा है नाम लीजिए, नाम ले लेती हूँ। मोहतरम सलीम सालिक है कल्चरल एकेडमी में उर्दू सेक्शन देखते हैं। तो मेरे जहन पे उनका बड़ा असर है कि उन्होंने एक फॉर्मेट दिया था कि एक किरदार के साथ एक बाकायदा अपनी जो पहचान बनाते हुए इंसान जिस मकाम तक जाए उस मकाम पे ठहरना बड़ी बात है। तो वो उनका ये था कि जब आपके अफसाने लोग सुने, पढ़ें, पसंद करें, उस वक्त मजमुआ सामने आना चाहिए, उस वक्त लोग उसको पढ़ने चाहिए। ऐसा ना हो। बहुत खूब राफिया जी बस यसान कि वाकई जेठ है तो था हो ये कत बात दिलचस्प जन कत बात सिलसिले था हो जारी, मगर इसके करो वक्त इजाजत दीवान के प्रोग्राम का जो दौरान है वो मुकम्मल हो चुका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी कारआमद बातें, खूबसूरत बातें आपने हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शेयर की। हम इंशाल्लाह कई सारे ऐसे मौज़ूआत जो हमारे जहन में अभी महफूज हैं चाहेंगे कि फिर से आपको दावत दे, तब आप हमारी दावत जरूर कबूल कीजिएगा और उन मौज़ूआत के तहत जरूर आपसे बात। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी आप हमारे साथ बराबर 9 बजे तक बने रहे। मजरत ख्वाह है कि आज प्रोग्राम में हम सारे कमेंट्स शामिल नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह कल फिर से जब आपका पसंदीदा मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग जेन के लेकर आएंगे तो जो दोस्त अपनी आराह तजवीज़ से हमें नवाजते रहते हैं, प्यार मोहब्बत से नवाजते रहते हैं, तो उन दोस्तों के कमेंट्स हम प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के लिए दे इजाजत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही का पसंदीदा मॉर्निंग शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जेएनके।